देखो पिछले क्लास में हम फ्रिक्शन के बारे में स्टार्ट किए थे, तो फ्रिक्शन क्या होता है वो मैं समझाया था और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को समझेंगे आज। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर हो या फिर उसके पास टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, तो उस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या था जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे? अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, दो सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता था उसको बोलते थे हम काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो तो वहाँ पर क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो या तो आप बोल लो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा, या तो नो रिलेटिव मोशन लिख सकते हो, या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो उस सिचुएशन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो इसको ध्यान से समझना, थोड़ा समझने वाला है ये स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, जो भी मास होगा इसका, यहां पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको एफ अप्लाइड बोलेंगे, अप्लाइड फोर्स। अब इधर फोर्स अप्लाई करने पर के बावजूद भी अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, इधर फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, तो उस केस में यहाँ पर पीछे की साइड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर है? पीछे क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में आप ध्यान देना, यहां पर इस सरफेस के लिए म्यू एस दिया जाएगा। म्यू एस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये दिया जाएगा। ठीक, इधर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग क्या होता है उसको समझेंगे। एफ लिमिटिंग क्या होता है पहले देख लो। एफ लिमिटिंग कैसे निकालते हैं? एफ लिमिटिंग ये निकालते हैं हम लोग म्यू एस इंटू एन करके। सपोज करो यहाँ पर ये मास m है, तो ऊपर यहाँ नॉर्मल n लग रहा होगा और नीचे mg लग रहा होगा। तो इस सिचुएशन में n बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? mg। इस सिचुएशन में n बराबर क्या लिख सकते हैं? mg। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से एफ लिमिटिंग निकाल सकते हो। ये एफ लिमिटिंग क्या होता है? एफ लिमिटिंग होता है यहाँ पर ये जो सरफेस और ब्लॉक है इनके बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो है ये। एफ लिमिटिंग क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन। इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा। समझ आ रहा है? एफ लिमिटिंग, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा। तो जो एफ स्टैटिक होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम एफ एस से डिनोट करते हैं। एफ एस ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसका वैल्यू जो है एफ लिमिटिंग से 0 के बीच में होता है। एफ स्टैटिक का वैल्यू 0 से एफ लिमिटिंग के बीच में होता है। इनके बीच में कहीं भी हो सकता है एफ स्टैटिक का वैल्यू, स्टैटिक फोर्स का वैल्यू। क्लियर है? तो यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम है वहाँ पर हमें क्या निकालना है? एफ लिमिटिंग का वैल्यू निकालना है। एफ लिमिटिंग कैसे निकालेंगे? म्यू एस इंटू एन करके। तो म्यू एस इंटू एन करने से हमें क्या मिलेगा? एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग क्या होता है? वहाँ पर उस सरफेस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक, अब ध्यान देना जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ,
इधर दिख रहे क्या? मान लो ये एक ब्लॉक है, जो भी मास होगा, है ना, क्वेश्चन में दिया जाएगा जो भी मास होगा। अब यहां पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और इस सरफेस के लिए हमें म्यू एस का वैल्यू दिया गया है। यहां पर सपोज करो म्यू एस दिया गया है। म्यू एस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें एफ लिमिटिंग निकालना। तो एफ लिमिटिंग हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। अब सपोज करो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो अगर एफ लिमिटिंग से ज़्यादा है तो क्या होगा? अगर ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं एफ अप्लाइड, अगर ये एफ लिमिटिंग से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को नहीं रोक पाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहे हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा इसको रोकने के लिए। तो फ्रिक्शन फोर्स ही कम है अप्लाइड फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट नॉट मूव। तो इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट नॉट मूव, सॉरी ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। अगर इधर एफ अप्लाइड जो है ज़्यादा है एफ लिमिटिंग से, एफ लिमिटिंग से अगर एफ अप्लाइड ज़्यादा है, जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है, अगर उससे ज़्यादा है एफ अप्लाइड, तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। और ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, समझ रहे हो? मतलब नॉन जीरो होगा। और दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो यहाँ पर हम काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ के कैलकुलेट करेंगे, और एफ के कैसे कैलकुलेट करते हैं? म्यू के इंटू एन करके, ये कैलकुलेट करो। यहाँ पर कहीं भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा? जब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? एफ लिमिटिंग। अगर एफ लिमिटिंग से ज़्यादा है एफ अप्लाइड, तो उस केस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसके पास एक्सेलरेशन होगा, और हम क्या निकालेंगे उस केस में? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। क्लियर है? अब यहीं पर दूसरा सिचुएशन यह हो सकता था कि ये मास m है, इधर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ अप्लाइड, ठीक है। अब हो सकता था कि एफ अप्लाइड जो है लेस देन होता है एफ लिमिटिंग से, छोटा होता है। तो क्या होता? फ्रिक्शन फोर्स उस ऑब्जेक्ट को रोक लेता ना। अगर एफ अप्लाइड जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको मूव करवाने के लिए, वो अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से अगर कम है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट नॉट मूव। और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है? इस सिचुएशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मिलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। इस सिचुएशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा एफ एस से नोट करते हैं, ये किसके बराबर होगा? एफ अप्लाइड के, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा एफ स्टैटिक। इसको और क्लियर करूंगा आगे, अभी आप समझ लो। अगर एफ अप्लाइड छोटा है एफ लिमिटिंग से तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। और जो एफ स्टैटिक है, एफ स्टैटिक एफ अप्लाइड के बराबर होगा। क्लियर है? अब इसमें एक सिचुएशन और हो सकता था कि एफ अप्लाइड और एफ लिमिटिंग बराबर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जस्ट अबाउट टू मूव वाला सिचुएशन। अगर यहीं पर ये दूसरा सिचुएशन था, तीसरा सिचुएशन अगर ये हो जाता एफ अप्लाइड बराबर हो जाता एफ लिमिटिंग के, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं जस्ट अबाउट टू मूव। क्लियर है? ये पहला सिचुएशन था।
देखो एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, फिर एक एग्जांपल से भी इसको समझाऊंगा। देखो अगर एफ अप्लाइड का वैल्यू एफ लिमिटिंग क्या होता है, उस सरफेस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स का काम है रोकना। अब रोकने वाला जो फोर्स है अगर वो अप्लाइड फोर्स से कम है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, नहीं रोक पाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है वहां पर। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं, पिछले क्लास में हम सीख चुके हैं। क्या करते हैं, म्यू को इनटू एन कर देते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट फोर्स होता है, तो आसानी से निकल जाता है। ये जो फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसके बारे में दूसरा बात याद रखना कि ये वेरिएबल फोर्स है, चेंज होता है इसका वैल्यू। और तीसरा बात याद रखना ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहलाता है। मतलब अपने वैल्यू को अपने आप ऑटोमेटिकली वो चेंज कर लेगा। समझ आ रहा है? अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर वो छोटा हुआ एफ लिमिटिंग से, मतलब फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक लेगा। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। और जो एफ स्टैटिक है वो एफ अप्लाइड के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? और तीसरा सिचुएशन होता है कि अगर दोनों बराबर है, एफ अप्लाइड और एफ लिमिटिंग, तो उसको बोलते हैं जस्ट अबाउट टू मूव वाला सिचुएशन। इतना नोट कीजिए, बहुत काम का चीज़ है, जल्दी से इसको अभी समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, नोट कीजिए।
हो गया, जल्दी नोट कीजिए। चलो देखते हैं ना, इसको समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। देखो, मान लो जस्ट एग्जांपल के लिए एक ब्लॉक है से यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू जो भी हो, सपोज करो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है ना, एग्जांपल के लिए सपोज करो ये आ रहा है 12 न्यूटन एफ लिमिटिंग। इस सरफेस पर इन दोनों ब्लॉक के लिए, ब्लॉक और सरफेस के लिए जो एफ लिमिटिंग का वैल्यू आ रहा है ये 12 न्यूटन आ रहा है। ये क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, ठीक है। एफ लिमिटिंग क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो 12 न्यूटन का हो सकता है, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना, अगर मैं यहां पर एक फोर्स लगाऊं, ये अप्लाइड फोर्स, सपोज करो ये अप्लाइड फोर्स जो है ये 1 न्यूटन का है या 0 न्यूटन, 0 न्यूटन में तो मूव नहीं करेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं। तो एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक लेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर लगेगा ना, एफ एस। क्योंकि यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है, 12 न्यूटन। 12 न्यूटन तक यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये फ्रिक्शन फोर्स आसानी से इसको रोक लेगा। समझ रहे हो? अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितने के बराबर होगा? 12 के बराबर होगा क्या? 12 के बराबर होगा क्या? 12 के बराबर नहीं होगा। 12 तो क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसको रोकने के लिए अगर हम पीछे के डायरेक्शन में 1 न्यूटन का ही फोर्स लगा दें तो ये रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे जितना लगा रहे हो उतने पीछे लगा दो तो रुक जाएगा। तो यहां पर इस सिचुएशन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, 1 न्यूटन, ठीक है। मैक्सिमम कितना लग सकता है, 12 न्यूटन तक। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, 12 न्यूटन तक अगर हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट नॉट मूव। अगर सपोज करो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू मैं 5 न्यूटन कर दूं तो अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा।
क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक लेगा। फ्रिक्शन फोर्स कितने तक रोक सकता है? 12 न्यूटन तक। और फ्रिक्शन फोर्स अब की बार कितना लगेगा पीछे की डायरेक्शन में? 5 न्यूटन के बराबर ही लगेगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर ही। समझ में आ रहा है? क्योंकि 5 न्यूटन के फोर्स से हम उसको रोक सकते हैं आगे जाने से। मैक्सिमम 12 तक रोका जा सकता है। अब सपोज करो मैं यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में कितना लग जाएगा? 10 न्यूटन। 12 नहीं लगेगा ना, कितना लगेगा? 10 न्यूटन, क्योंकि 10 न्यूटन से रोका जा सकता है उसको। तो जितना जरूरत है उतना ही फोर्स लगा के उसको रोकेगा। 12 तक रोक सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 10 से खींचेंगे तो फ्रिक्शन पीछे 10 लगेगा, 12 नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अगर मैं 11 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो ये 11 न्यूटन का फोर्स पीछे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। 12 न्यूटन का लगाता हूँ तो पीछे 12 न्यूटन का लगेगा। और ये जो कंडीशन है जस्ट अबाउट टू मूव वाला कंडीशन आ गया। और इससे 1 न्यूटन भी अगर मैं ज्यादा लगा दिया 13 न्यूटन का, तो अब ये ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि इस केस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। क्या करेगा? मूव कर जाएगा। और एफ के कैसे निकालते हैं? म्यू के इंटू एन से। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर देखो क्या चीज समझाने का कोशिश कर रहा था मैं, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका वैल्यू चेंज होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। अगर मैं जैसे यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा था, 5 न्यूटन का, तो इधर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, क्योंकि 12 न्यूटन तक ये अप्लाइड फोर्स को रोक सकता है। तो अभी अगर 5 न्यूटन लगा रहे हैं तो पीछे 5 न्यूटन का लगाता। अगर मैं 6 न्यूटन का लगाता है यहाँ अप्लाइड फोर्स, तो पीछे 6 न्यूटन ही लगता। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल फोर्स। देखो चेंज हो रहा है और ये अपने आप चेंज होता है, इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो लिखे थे सेल्फ एडजस्टिंग और वेरिएबल फोर्स, उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं पूरा। देखो एक ब्लॉक है 1 kg का, उस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का। अब यहाँ पर जो सरफेस है उसके लिए म्यू एस और म्यू के दोनों दिया गया है। म्यू एस दिया गया है 0.2 और म्यू के जो दिया गया है ये दिया गया है 0.15। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों दिया गया है। अब इसमें जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो दिया गया है 1 न्यूटन का। ठीक है, तो हमें बताना है फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शन, दूसरा बताना है एक्सेलरेशन। जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन बताना है। ये 2 क्वेश्चन है। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 1 kg का एक ब्लॉक है, 1 न्यूटन का हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि 0.2 दिया गया है, और म्यू के दिया गया है 0.15 जो कि है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमें बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, और दूसरा हमें बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा ये भी बताना है। चलो जल्दी से बताइए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहला काम आपको करना है स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। एफ लिमिटिंग वैल्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम क्या है? एफ लिमिटिंग का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो देखते हैं सबसे पहला काम करके। सबसे पहला काम क्या करना है? एफ लिमिटिंग। तो
एफ लिमिटिंग कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है निकालना। म्यू एस इंटू एन करो, म्यू एस इंटू एन, ठीक है। तो सबसे पहले एन निकाल लेते हैं। इस ब्लॉक को अगर देखोगे तो ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स एम और नीचे लग रहा होगा एम जी, ठीक है। ऊपर लग रहा होगा एन और नीचे लग रहा होगा एम जी, ठीक। तो एन किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। यहाँ पर जो एन है वो एम जी के बराबर है, एन बराबर एम जी। तो एन कितना हो जाएगा, एम का वैल्यू 1 दिया गया है, जी का वैल्यू 10 ले लो, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हो गया 10 न्यूटन। तो म्यू एस इंटू एन करने पर कितना आएगा, देखो म्यू एस कितना दिया गया 0.2 और एन हमने कितना निकाला 10, तो ये कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। तो एफ लिमिटिंग हमें कितना मिल रहा है 2 न्यूटन। एफ लिमिटिंग क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है ना। अब हमें देखना है कि जो एफ अप्लाइड है, अप्लाइड फोर्स इससे बड़ा है कि छोटा है कि क्या है। अप्लाइड फोर्स कितना है 1 न्यूटन है ना, तो 1 न्यूटन का फोर्स इससे छोटा है। तो यहां पर देखो जो अप्लाइड फोर्स है एफ अप्लाइड, वो क्या है, छोटा है एफ लिमिटिंग से। एफ अप्लाइड कितना है 1 न्यूटन और एफ लिमिटिंग कितना है 2 न्यूटन। तो अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से छोटा हो तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक लेगा, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या, नहीं करेगा, तो ऑब्जेक्ट नॉट मूव, क्लियर है। और अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, एफ एस बराबर एफ अप्लाइड के होगा। तो एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स कितना है 1 न्यूटन, इसके बराबर आ जाएगा, ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। अच्छा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा ना। यहाँ लिख सकते हो एक्सेलरेशन बराबर 0। तो हमें दोनों वैल्यू मिल गया, फ्रिक्शन फोर्स मिल गया और एक्सेलरेशन भी मिल गया। एक्सेलरेशन 0 आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है 1 न्यूटन। आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो भी ध्यान देना, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एफ एस क्या दिखाता है हमें, स्टैटिक फ्रिक्शन को दिखाता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो जल्दी से 2 मिनट में। जल्दी नोट करो बेटा।
हो गया। देखो मैं एक ही क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा अभी, आप बस एक एक चीज़ें ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। हो गया क्या? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मतलब इसी आप अगला क्वेश्चन करके लिखना, मैं इसी में बता रहा हूं। यहां पर जो सपोज करो जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू अगर 2 न्यूटन हो जाता, क्या हो जाता? 2 न्यूटन हो जाता। तो नॉर्मल फोर्स तो इतना ही आता 10 न्यूटन, है ना। एफ लिमिटिंग में कितना आता है? 2 न्यूटन। इस केस में क्या हो जाता? अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाता? अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर हो जाता। तो इसको बोलते हैं जस्ट अबाउट टू मूव। इस सिचुएशन को बोलते हैं जस्ट अबाउट टू मूव। मतलब थोड़ा सा भी अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ा, मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। इसको नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन करके। हो गया। चलो आई थिंक हो गया। अब इसी में देखो अगला क्वेश्चन, इसी में इसका पार्ट 3। अगर ये अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 2.5 हो जाता, ये हो जाता, नॉर्मल फोर्स इतना ही रहता 10 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इतना ही रहता 2 न्यूटन। अब यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाता कि जो अप्लाइड फोर्स है ना वो बड़ा हो जाता है एफ लिमिटिंग से, 2.5 है ना ये, तो ये 2 न्यूटन से तो ज़्यादा ही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। तो ऑब्जेक्ट विल मूव। और अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? सबको याद होगा, एफ के बराबर क्या करते हैं हम? म्यू के इंटू एन करते हैं। म्यू के यहाँ पर कितना दिया गया? 0.15 रख दो। और एन का वैल्यू कितना दिया गया है? एन का वैल्यू दिया गया है 10 न्यूटन। तो ये कितना आ जाएगा?
1.5 न्यूटन, 1.5 आएगा ना, ठीक है। तो आगे अप्लाइड फोर्स है कितना, 2.5 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 1.5। मतलब ये ब्लॉक है, इस पे आगे एफ अप्लाइड है 2.5 न्यूटन, और पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है एफ के बराबर 1.5 न्यूटन। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, याद रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है ना उससे कम होता है। जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। अब ये ब्लॉक कितने केजी का था, 1 केजी का था ना, तो एफ अप्लाइड इधर है, तो ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा। अब इसके पास एक्सेलरेशन होगा, तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ये वाला एफ अप्लाइड, माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लिखो एफ के बराबर एम ए। ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे इक्वेशन बना के। तो एफ अप्लाइड कितना आ जाएगा, 2.5 न्यूटन, एफ काइनेटिक कितना आ जाएगा, 1.5 न्यूटन, बराबर एम कितना आ जाएगा, 1 इंटू ए निकालना है। तो 2.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 बराबर ए, मतलब ए आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। चलो जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से लिखिए बेटा। हो गया। अब देखो सेम फॉर्मेट में एक क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में ट्राई करना, ऐसे ही बनाना, ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
5 kg का ब्लॉक है, म्यू एस यहाँ पर 0.5 है और म्यू के जो है 0.4 है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स अलग अलग वैल्यू लेना है। सबसे पहले आप अप्लाइड फोर्स का वैल्यू यहाँ पर ले लेना। पहला ले लेना एफ अप्लाइड बराबर 15 न्यूटन ले लेना, फिर सॉल्व करना। दूसरा आप ले लेना एफ अप्लाइड 25 न्यूटन, फिर तीसरा ले लेना एफ अप्लाइड 35 न्यूटन, और तीनों बार में सॉल्व करके देखना कौन से वाले केस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कौन से वाले केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और तीनों केसेस में कहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है। सेम क्वेश्चन है, आप इजीली बना लो, ट्राई करना इसको, ठीक है। ये होमवर्क है आपका। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।